हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, आज हम लिटरेचर की दुनिया की जिस महान शख्सियत के बारे में बात करेंगे उनका नाम है अलेक्जेंडर पोप। हीरोइक कपलेट के मास्टर अलेक्जेंडर पोप को अर्ली 18th सेंचुरी के न्यू क्लासिकल मूवमेंट के सेंट्रल फिगर के रूप में जाना जाता है। पोप इंग्लिश के पहले फुल टाइम प्रोफेशनल राइटर थे और अपनी शार्प सटायर तथा परफेक्ट राइम्ड कपलेट की बदौलत उन्होंने सफलता की जिन ऊंचाइयों को छुआ वो उनके पहले किसी भी राइटर को नसीब नहीं हुई थी। अलेक्जेंडर पोप को उनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स और पब्लिशर्स से उनके सार्वजनिक झगड़ों के लिए भी याद किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं कहानी एक ऐसे जीनियस की जिस पर जिंदगी मेहरबान नहीं थी, लेकिन उसने अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। अलेक्जेंडर पोप का जन्म 21 मई 1688 में लंदन में हुआ था। उनके रोमन कैथोलिक पिता अलेक्जेंडर एक सफल लिनन मर्चेंट थे और उनकी मां एडिथ सीनियर अलेक्जेंडर की दूसरी पत्नी थी। इसी साल प्रोटेस्टेंट किंग विलियम ऑफ ऑरेंज इंग्लैंड के राजा बने। पोप की फैमिली को लंदन से बाहर विंडसर फॉरेस्ट में सेटल होना पड़ा क्योंकि नए कानून के अनुसार कैथोलिक्स को लंदन के 10 किलोमीटर के दायरे में रहने की इजाज़त नहीं थी। इतना ही नहीं, बल्कि नए कानून के अनुसार कैथोलिक्स फेथ के लोगों को यूनिवर्सिटी में पढ़ने और पढ़ाने, वोट देने तथा किसी पब्लिक ऑफिस में काम करने की भी इजाज़त नहीं थी। इस वजह से पोप की फॉर्मल स्कूलिंग नहीं हो सकी। उन्हें अर्ली एजुकेशन घर पर ही प्राइवेट ट्यूटर्स के माध्यम से मिली और वास्तव में वो एक सेल्फ एजुकेटेड पर्सन थे। 12 साल की उम्र में अलेक्जेंडर पोप स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस की चपेट में आ गए और हालांकि बड़ी मुश्किल से उनकी जान बच गई, लेकिन इस बीमारी की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी मुड़ गई। इस वजह से वो 4.5 फीट से ज़्यादा लंबे नहीं हो सके। लोग पोप की डिजीज्ड और डिफॉर्म्ड बॉडी का मजाक उड़ाते थे और शायद इसी वजह से उनके मन में इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना आ गई। पोप के प्रति लोगों के मन में घृणा का मुख्य कारण था उनका रिलीजन, उनका फॉर्मली एजुकेटेड न होना और उनकी फिजिकल अपीयरेंस। लेकिन निश्चित रूप से इन सब ने एक बेहतरीन सटायरिस्ट बनने में पोप की मदद की थी। पोप ने बहुत कम उम्र में ही प्रमुख पब्लिशर्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था और 1709 में उनकी पास्टरल पब्लिश हुई। 1711 में पब्लिश्ड एसे ऑन क्रिटिसिज्म से उन्हें क्रिटिसिज्म की फील्ड में शोहरत मिली, लेकिन अगले साल 1712 में पब्लिश्ड द रेप ऑफ द लॉक ने उन्हें रातों रात मशहूर बना दिया। द रेप ऑफ द लॉक एक लंबी ह्यूमरस पोएम थी जिसे क्लासिकल स्टाइल में लिखा गया था, लेकिन क्लासिकल पोएम की तरह किसी वीरता के कारनामे पर आधारित होने के बजाय इस पोएम में एक ऐसे युवक के बारे में बताया गया था जो अपनी प्रेमिका की चोटी काटना चाहता था। यह पोयम सच्ची घटना पर आधारित थी। 1717 तक उनकी और भी बहुत सी पोएम्स पब्लिश हुईं। इस दौरान पोप पोएटिक इमिटेशन और ट्रांसलेशन का काम भी कर रहे थे। उन्होंने वर्जिल और जॉफरी चौसर जैसे बहुत से राइटर्स के काम को कंटेम्प्रेरी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, लेकिन होमर पर किए गए उनके काम को एक ट्रांसलेटर के रूप में उनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट माना जाता है। पोप ने होमर की इलियड को ट्रांसलेट करने का काम इसलिए शुरू किया था क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी और इस काम में वो 1720 तक लगे रहे। ये ट्रांसलेशन पोप के लिए एक ग्रेट फाइनेंशियल सक्सेस रहे। अब वो फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट थे और उन्हें किसी के पैट्रोनेज की ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा इस ट्रांसलेशन को क्रिटिक्स ने भी बहुत पसंद किया था, लेकिन इसी समय से पोप पर व्यक्तिगत हमले शुरू हो गए। बहुत से पैम्फलेट्स में, जो कि आज के समय के न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स जैसे होते थे, पोप को उनकी फिजिकल अपीयरेंस और रिलीजन के लिए निशाना बनाया जाने लगा। 1716 में रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वालों के ऊपर लैंड टैक्स इतना बढ़ा दिया गया कि पोप को मजबूर होकर बिनफील्ड में अपना घर बेचकर चेस्विक में सेटल होना पड़ा। अगले साल पोप के पिता की डेथ हो गई और 1719 तक पोप की इनकम इतनी बढ़ गई कि वो अपनी माँ के साथ ट्विकनम में एक आलीशान घर में सेटल हो गए। 1725 से 1726 के बीच पोप ने ओडिसी के ट्रांसलेशन का काम शुरू किया, जिसमें उनके साथ दो और ट्रांसलेटर विलियम ब्रूम और एलिजा फेटन भी शामिल थे।
ओडिसी का आधा ट्रांसलेशन इन दोनों ने ही किया था, लेकिन पोप का नाम जुड़ा होने की वजह से ही इसे व्यावसायिक सफलता मिली। इसी दौरान पोप ने बहुत से एडिटोरियल प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना शुरू किया, जिनमें पार्नेल्स पोएम्स और लेट ड्यूक ऑफ बकिंघम के काम पर आधारित एडिशन प्रमुख हैं। इसके बाद 1725 में विलियम शेक्सपियर के काम पर आधारित पोप के 6 वॉल्यूम्स पब्लिश हुए। विलियम शेक्सपियर के काम पर आधारित पोप के एडिशनल्स काफ़ी सतही थे, उनमें कोई गहराई नहीं थी। अगले साल लुइस थियोबाल्ड ने शेक्सपियर रिस्टोर्ड में पोप के वर्जन पर तीखा हमला किया। थियोबाल्ड की शेक्सपियर रिस्टोर्ड में सुपीरियर नॉलेज ऑफ एडिटोरियल टेक्निक का प्रदर्शन किया गया था। इस बात ने पोप को बहुत अपसेट कर दिया और उन्होंने थियोबाल्ड को अपनी मॉक एपिक नैरेटिव पोएम द डंशियार्ड का हीरो बनाया। निश्चित रूप से पोप ने द डंशियार्ड का इस्तेमाल बहुत से पुराने हिसाब चुकता करने के लिए पर्सनल सटायर के रूप में किया था। डंस का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। डंशियार्ड में पोप ने थियोबाल्ड सहित कई कंटेम्प्रेरी राइटर्स और क्रिटिक्स को निशाना बनाने के साथ साथ आर्ट और कल्चर के गिरते स्तर की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। इन सब के अलावा द डंशियार्ड में उस पूरे प्रोसेस को डिस्क्राइब किया गया था जिसके द्वारा वर्थलेस राइटर्स ऐसी प्रसिद्धि हासिल कर लेते हैं जिसे वो डिजर्व नहीं करते हैं, और ऐसे राइटर्स का लीडर है इस कहानी का नायक थियोबाल्ड। हालांकि अपनी दिल दहला देने वाली सटायर के बावजूद द डंशियार्ड वास्तव में एक ग्रेट कॉमिक जीनियस की महान रचना थी जो 3 किताबों के रूप में पब्लिश हुई थी। इस क्लासिकल एपिक पैरोडी की चौथी बुक 1742 में पब्लिश हुई। फॉर्मर स्टेट्समैन जॉन बॉलिंगब्रोक की दोस्ती ने फिलॉसफी में पोप का इंटरेस्ट जगा दिया और इस तरह एन एसे ऑन मैन लिखी गई। इसमें दिए गए कुछ आइडियाज़ शायद बॉलिंगब्रोक द्वारा सजेस्ट किए गए थे। एसे ऑन मैन को इंग्लिश की वन ऑफ द फाइनेस्ट फिलोसफिकल पोएम माना जाता है। पोप के विचारों की ओरिजिन पुराने वेस्टर्न थॉट्स में थी जिन्हें पोप ने मेटाफर्स के माध्यम से एक्सप्रेस किया था। 1733 से 1738 के बीच पोप ने इमिटेशंस ऑफ हॉरेस लिखी। हॉरेस एक एंशियंट रोमन पोएट थे। इसके अलावा पोप ने बहुत से एपिस्टल्स भी लिखे जिनमें उन्होंने अपनी पर्सनल और पॉलिटिकल सटायर को डिफेंड किया था। उम्र बढ़ने के साथ पोप और भी बीमार पड़ते गए। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक लंबी बीमारी के रूप में डिस्क्राइब किया था। बाद के सालों में अस्थमा ने उनकी तकलीफों को और भी बढ़ा दिया था। अपनी जिंदगी का आखिरी महीना उन्होंने बेहोशी की हालत में बिताया और 30 मई 1744 को पोप की डेथ हो गई और उन्हें ट्विकनम के चर्च में दफनाया गया। यहाँ पर अलेक्जेंडर पोप के मेजर वर्क्स की लिस्ट दी गई है, आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।